राजनीति में कोई भी किला रातों रात नहीं ढहता। ये एक धीमी प्रक्रिया है और डेटा इसकी पूरी कहानी बताता है। आज हम अरुणाचल प्रदेश के लिकाबाली की एक केस स्टडी देखेंगे। एक ऐसी जगह जहां कभी एक पार्टी की पकड़ बेहद मजबूत थी, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। हम यहां सिर्फ समस्या को नहीं समझेंगे, बल्कि आंकड़ों की मदद से वापसी का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करेंगे। ये कहानी किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे जमीनी हकीकत को समझकर शासन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिकाबाली की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर चुनावी आंकड़ों में गहरे उतरकर ये पता लगाएंगे कि जनादेश क्यों और कैसे खिसकता गया। हम पार्टी की अंदरूनी ताकत और बाहर की चुनौतियों दोनों का विश्लेषण करेंगे और इसी समझ के आधार पर वापसी की एक मजबूत 4 आयामी रणनीति बनाएंगे, जिसमें सही चेहरे का चुनाव और शासन तक पहुंचने का एक साफ रास्ता भी शामिल होगा। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं लिकाबाली से। अरुणाचल प्रदेश का यह क्षेत्र सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये एक जमीन है, एक सांस्कृतिक पहचान है और यहाँ के लोगों की आत्मा बसती है। लिकाबाली की अपनी एक बहुत खास पहचान है। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ आदि और आबो समुदायों की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं। देखिए, यहाँ की राजनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ की जमीन और समाज को समझना होगा। ये हमारी जांच का पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमारे विश्लेषण का मूल सिद्धांत यही है। जीत के लिए आपको सबसे पहले जमीन को समझना होता है, लोगों को, पानी को। वोट तो एक लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव भर है। राजनीति लोगों के रोजमर्रा की जीवन में, उनकी जरूरतों में, उनके माहौल में बसी होती है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, कोई भी रणनीति सिर्फ कागज पर ही रह जाएगी। अब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। इसे आप एक राजनीतिक जांच की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम चुनावी डेटा के निशानों का पीछा करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि एक बड़ी चुनावी गिरावट आखिर हुई क्यों और कैसे। और यही हमारा केंद्रीय सवाल है, एक राजनैतिक गढ़ कैसे ढह जाता है? क्या ये कोई एक दिन की घटना है या ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसके संकेत हमें पहले से ही मिल रहे होते हैं? डेटा हमें इसका जवाब देने में मदद करेगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये 2 दशकों में घटते हुए भरोसे की कहानी साफ साफ बताते हैं। 1999 में 66% से ज्यादा का वोट शेयर एक बहुत मजबूत पकड़ दिखाता है, लेकिन फिर गिरावट का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। 2009 में ये 40% पर आया, 2014 में और घटकर 33% पर, और 2019 तक ये महज 18.7% पर सिमट गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों के बदलते हुए विश्वास का एक स्पष्ट संकेत है। और हाल के 2024 के चुनावों में हार का अंतर था सिर्फ 2605 वोट। ये एक ठोस संख्या है जो बताती है कि चुनौती कितनी बड़ी और कितनी वास्तविक है। यही वो फासला है जिसे पाटना होगा। अब हम डायग्नोसिस के अगले चरण में हैं। यहां हम पार्टी की अंदरूनी हालत और बाहरी राजनीतिक माहौल दोनों का विश्लेषण करेंगे। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ साथ मैदान के हालात को भी जानना बेहद जरूरी होता है। यहां पर एक दोहरी चुनौती साफ दिखती है। एक तरफ पार्टी की अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं, बूथ स्तर पर बिखरा हुआ संगठन, नेतृत्व का एक खालीपन और चुनाव प्रचार के लिए सीमित संसाधन। वहीं दूसरी तरफ बाहरी खतरे हैं, प्रतिद्वंदी का जमीन पर मजबूत संगठन, निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा वोटों का बंटवारा और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के खिलाफ बना हुआ माहौल। जब अंदर की कमजोरियां बाहर के तूफान से मिलती हैं, तो गिरावट और तेज हो जाती है। तो जमीन पर लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? डेटा बिल्कुल स्पष्ट है। खराब सड़कें और ट्रांसपोर्ट, और युवाओं के लिए रोजगार की भारी कमी। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर, हर परिवार को छूते हैं, और यही किसी भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा अवसर भी हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये बेहतर शासन की सीधी मांगे हैं। देखिए, संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देता है, और जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठाते हैं, तो ये एक जिम्मेदार नागरिक समाज का संकेत है जिसे सुनना जरूरी है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ राजनीतिक वापसी के लिए एक खास रणनीतिक ढांचा पेश कर रहे हैं, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत यानी 4 फेज्ड डॉक्ट्रिन कहते हैं। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? चतुर्मुख का मतलब है 4 चेहरे। ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड रणनीति है जिसके 4 हिस्से हैं और चारों एक साथ एक मशीन की तरह काम करते हैं। जब चुनावी तैयारी, संगठन, संदेश और संसाधन सब एक ही दिशा में चलते हैं, तभी वापसी का मजबूत रास्ता बनता है। इस सिद्धांत के ये 4 चेहरे हैं। पहला है चुनावी चेहरा,
दूसरा संगठनात्मक, तीसरा कथानात्मक और चौथा है संसाधन। ये चारों मिलकर ही जीत की नींव रखते हैं। चलिए अब हर चेहरे को और गहराई से समझते हैं। पहला चेहरा, चुनावी। यहां डेटा का इस्तेमाल करके वोटर्स को माइक्रो सेगमेंट करना जरूरी है। युवाओं और महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, उन गांवों पर खास ध्यान देना जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। गांव के बुजुर्गों और सामाजिक संस्थाओं को साथ लेना, क्योंकि उनका विश्वास जीतना पूरे समुदाय का विश्वास जीतने जैसा होता है। और सबसे जरूरी बात, जनजातीय गौरव और पहचान को जगाना, लोगों से उनकी अपनी भाषा और बोली में बात करके। दूसरा स्तंभ है संगठन। ये किसी भी रणनीति की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना कोई भी योजना सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। इसका मतलब है जमीन से हर गांव में बूथ समितियां बनाना, ताकि पार्टी की जड़ें मजबूत हों। वॉलंटियर्स को सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से सही ढंग से बात करने और डेटा को समझने के लिए प्रशिक्षित करना। और आज के दौर में अफवाहों से लड़ने के लिए एक तेज कम्युनिकेशन सेल बनाना भी बेहद जरूरी है। तीसरा चेहरा है कहानी, यानी नैरेटिव। राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ने का भी नाम है। एक ऐसी कहानी गढ़नी होगी जो विकास और सम्मान दोनों का वादा करे। संदेश को स्थानीय किस्सों से जोड़ना होगा ताकि लोग उसे अपना महसूस कर सकें। अधूरे वादों को, जैसे सड़कें, नौकरियां, बिजली, उजागर करना होगा। और इस पूरी कहानी को स्थानीय प्रतीकों, कला और संगीत के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचाना होगा। और आखिर में चौथा और सबसे व्यावहारिक चेहरा, संसाधन। किसी भी योजना को जमीन पर उतारने के लिए सही साधन चाहिए। इसमें एक समर्पित फाइनेंशियल फंड तो है ही, साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे डिजिटल साधनों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल भी शामिल है। इसका मतलब है कि अभियान को जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर हाई कमान के समर्थन तक हर स्तर पर पूरी ताकत मिले। एक बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति भी उतनी ही अच्छी होती है जितना कि उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। अब हम इस रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण मानवीय तत्व पर आते हैं, एक आदर्श उम्मीदवार का चयन। एक योजना एक सही व्यक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। तो सवाल यह है कि इस अभियान का नेतृत्व किससे करना चाहिए। ये इस पूरी पहेली का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। यह स्लाइड दिखाती है कि हर तरह के उम्मीदवार की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे एक जनजातीय बुजुर्ग का समुदाय में अटूट विश्वास होता है, लेकिन शायद शासन का अनुभव कम हो। एक डेवलपमेंट टेक्नोक्रेट सड़कों और पुलों के मुद्दे पर विश्वसनीय होता है, लेकिन हो सकता है वो संस्कृति से कटावा लगे। एक युवा कार्यकर्ता की युवाओं में जबरदस्त पकड़ हो सकती है, लेकिन शायद बुजुर्गों का भरोसा न जीत पाए। सही चुनाव हमेशा वैधता और क्षमता के बीच एक संतुलन बनाने का नाम है। इसलिए हमारे विश्लेषण से जो अंतिम सिफारिश निकलती है वो ये है, एक ऐसा एकीकृत जनजातीय चेहरा जिसे एक आधुनिक टेक्नोक्रेटिक टीम का पूरा समर्थन मिले। ये रणनीति परंपरा के सम्मान और भविष्य की दृष्टि का एक आदर्श मिश्रण है, जो अलग अलग मॉडलों की शक्तियों को एक ही रणनीतिक विकल्प में जोड़ देती है। तो अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। हमने समस्या को समझने से लेकर आगे बढ़ने का एक स्पष्ट रास्ता बनाने तक का पूरा सफर देखा। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये एक जनादेश हासिल करने और फिर उस पर खरा उतरकर शासन देने के बारे में है। जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें याद दिलाता है कि लोगों की निजता और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। शासन का आधार भरोसा होना चाहिए, डेटा का दुरुपयोग नहीं। और हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या गहरे डेटा, सांस्कृतिक सम्मान और जमीनी संगठन पर बना हुआ राजनीतिक पुनरुद्धार ही लोकतांत्रिक जुड़ाव का भविष्य है? लिकाबाली का यह मामला हमें मॉडर्न राजनीति की प्रकृति पर एक व्यापक चिंतन की ओर ले जाता है। ये दिखाता है कि लोगों की आवाज सुनकर और डेटा पर आधारित शासन प्रदान करके एक सार्थक बदलाव संभव है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।